Myself, Professor Dr. Deepak Singh, Allied Science Specialist. RHD, रोमैटिक हार्ट डिजीज। क्या है यह बीमारी? जैसे यह एक ऐसा डिजीज जिसका शुरुआत फेरिंक्स से होती है, यानी बैक्टीरिया का इन्फेक्शन फेरिंक्स में होता है और इस बैक्टीरिया का एंटीबॉडी के कारण हमारे हार्ट में, जॉइंट में, स्किन पर, ब्रेन में, किडनी में कई ऐसे ऑर्गन हैं जहाँ पर इसकी वजह से डिजीज प्रोड्यूस होता है। यह एक ऐसा एजेंट है जो एक साथ कई सिस्टम को डैमेज करता है। आपको आगे बताएंगे, जब इसको टाइटर कराएंगे और जब बढ़ा रहता है तो हमें समझ में आता है कि क्या क्या हो सकता है मेरे बॉडी में। तो हर बात में हम चर्चा कर रहे हैं आज इस रोमैटिक हार्ट डिजीज के साथ साथ, क्योंकि एक एजेंट कई सिस्टम को बर्बाद करता है। आइए वन बाय वन कर बात करते हैं। रोमैटिक हार्ट डिजीज, इसका मतलब क्या होता है कि ऐसा हार्ट का प्रॉब्लम जिसका शुरुआत पहले जॉइंट से होती है, या यूँ कहें हम कि हार्ट डिजीज के साथ साथ जॉइंट डिजीज भी इन्वॉल्व होता है। वह एजेंट जो पहले जॉइंट पे अटैक करता है उसके बाद हार्ट पे अटैक करता है, ऐसे कंडीशन को हम रोमैटिक हार्ट डिजीज बोलते हैं। इसको हम रोमैटिक फीवर के भी नाम से जानते हैं, क्योंकि इस बीमारी में फीवर भी होता है, रोमैटिक अर्थराइटिस भी होते हैं, कई ऐसे डिजॉर्डर्स हैं, कई नाम से पुकारते हैं इसको। हम लोग आज रोमैटिक हार्ट डिजीज के बारे में ही विशेष चर्चा करेंगे। बाकी बातें में हम लोग दूसरे सिस्टम में जब चलेंगे तो उसके बारे में फिर आगे बताएंगे। वन बाय वन करके बात करते हैं। इस डिजीज का मेन रीजन कौन है, मेन कारण क्या होता है? इसका मेन कारण है स्ट्रेप्टोकोकस एंटीबॉडी। स्ट्रेप्टोकोकस एंटीबॉडी, स्ट्रेप्टोकोकस क्या है? स्ट्रेप्टोकोकस एक ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है। ग्राम पॉजिटिव स्ट्रेप्टोकोकस में ग्रुप होता है, उसमें ए ग्रुप या अल्फा ग्रुप में स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस, स्ट्रेप्टोकोकस हिमोलाइटिकस पायोजेंस एक बैक्टीरिया का नाम है। ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है। यह बैक्टीरिया चेन फॉर्म में रहता है और यह स्ट्रेप्टोकोकस हिमोलाइटिकस पायोजेंस ग्रुप ए बैक्टीरिया बोलते हैं इसको हम, जो कि नॉर्मल में नेजोफेरिंक्स में रहता है ये, या ईयर कैनाल में भी रहते हैं। और यह बैक्टीरिया किसी कारणवश फेरिंक्स में इन्फ्लामेशन करता है, जिसमें सबसे पहले ये सोर थ्रोट प्रोड्यूस करता है। ये जो बोल रहे हैं स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया, ये चेन फॉर्म में 16 कोकाई मिल करके वो चेन बनाता है और ये रहता है नेजोफेरिंक्स में, नॉर्मल फ्लोरा के फॉर्म में, नॉर्मल फ्लोरा के फॉर्म में। लेकिन किसी कारणवश, कारण क्या होगा? कारण यही है कि या तो ओवर क्राउडिंग एरिया, प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर बोल रहे हैं इसका हम, वीक इम्यूनिटी, या फिर अगर रिपीटेड इन्फ्लुएंजा का अटैक हो रही है, राइनो वायरस का अटैक हो रहा है, भीगे कपड़े पहन के ज़्यादा रहते हैं, बारिश में अगर बाइक ज़्यादा भीगते हैं, कोल्ड एक्सपोजर ज़्यादा हो रही है, कोल्ड ड्रिंक ज़्यादा यूज करते हैं, ये सारे केस में यह स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया थ्रोट में यानी कि फेरिंक्स में आ जाता है, फेरिंक्स में, और वहाँ पर प्रोड्यूस करता है फेरिंजाइटिस। फेरिंजाइटिस, या इसको हम कहते हैं सोर थ्रोट कहते हैं, सोर थ्रोट, सोर थ्रोट। इसके बाद क्या करता है ये
कि यह बैक्टीरिया यही मल्टीप्लाई करता है और उसके बाद ये टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है। इसके टॉक्सिन से फीवर आना स्टार्ट हो जाता है। देखिए शुरुआत में फीवर आना चालू हो गया, बैक्टीरिया मल्टीप्लाई किया, फेरिजाइटिस प्रोड्यूस किया और उसकी वजह से फीवर आना स्टार्ट हो जाता है। अब क्या होता है कि जब ये बैक्टीरिया आगे परसिस्ट करता है अगर लंबे समय तक, तो इसका एंटीबॉडी बनना स्टार्ट हो जाता है। यानी 3 से 4 दिन के बाद यह बैक्टीरिया एंटीबॉडी बनाने लगता है। अब यह एंटीबॉडी जो बना, इस बैक्टीरिया के सरफेस पर एक तरह का एम प्रोटीन होता है। एम प्रोटीन जो होता है ना, एम प्रोटीन के जैसा एंटीबॉडी बनता है। इस एंटीबॉडी को कहते हैं हम स्ट्रेप्टोकोकस एंटीबॉडी। बैक्टीरिया के सेल मेम्ब्रेन पर एक एम प्रोटीन होता है, उस एम प्रोटीन का ही एंटीबॉडी बनता है, जिसको हम स्ट्रेप्टोकोकस एंटीबॉडी कहते हैं। यह आपका है स्ट्रेप्टोकोकस एंटीबॉडी। यही तो मेन आ गया ना गड़बड़ी। अब यह स्ट्रेप्टोकोकस एंटीबॉडी जब यहाँ से बनेगा, तो यह स्ट्रेप्टोकोकस एंटीबॉडी का पहला साइट है स्किन, डर्मिस लेयर, जहाँ पर क्या होता है कि डर्मिस लेयर में यह एंटीबॉडी, अब यह एंटीबॉडी के जैसा प्रोटीन का नेचर डर्मिस लेयर के सेल के प्रोटीन के जैसा हो जाता है, मिलता है। जैसे मान से बढ़िया स्किन है या डर्मिस सेल है, तो डर्मिस सेल्स का प्रोटीन और एंटीबॉडी का प्रोटीन दोनों आपस में एक जैसे मिलते हैं। तो क्या होगा, यहाँ पर अब सेल को इनएक्टिव कर देगा। सेल को इनएक्टिव करना स्टार्ट करेगा तो मैक्रोफेज एक्टिवेट होंगे। मैक्रोफेज एक्टिवेट होगा तो यहाँ पर क्या होगा, एक रेडनेस जैसा सिम्टम होगा यहाँ पे, और रेडनेस जैसा सिम्टम आएगी और वह सिम्टम फिर क्या होगा, कुछ दिन में गायब हो जाएंगे। फिर रेडनेस आगे बढ़ेगा, फिर बीच में गायब हो जाएंगे, फिर रेडनेस और आगे बढ़ेगा, फिर बीच में गायब हो जाएगा, फिर आगे बढ़ेगा। ऐसे कंडीशन को हम बोलते हैं एरिथमा मार्जिनेटम। एरिथमा मार्जिनेटम, एरिथमा मतलब क्या होता है, रेड, मार्जिनेटम मतलब मार्जिन पर मिलेगा और बीच में नॉर्मल मिलेगा। तो ऐसे कंडीशन में एरिथमा मार्जिनेटम बना। अब कुछ दिन के बाद फीवर या तो थोड़ा कम हो जाएंगे, और अगर अभी भी बैक्टीरिया परसिस्ट करेगा, एंटीबॉडी का अमाउंट और बढ़ेगा। और अब क्या होगा, अगला अटैक इसका होगा जॉइंट पर। और ये जॉइंट पर क्या करता है कि जॉइंट पर जो साइनोवियल मेम्ब्रेन होते हैं, उस मेम्ब्रेन पे जा करके ये एंटीबॉडी अटैच करेगा। तो इस एंटीबॉडी का प्रोटीन और साइनोवियल सेल मेम्ब्रेन का प्रोटीन दोनों आपस में एक जैसे हो जाते हैं। दोनों के प्रोटीन का नेचर एक जैसा होता है। अब क्या होगा, तो अब क्या होगा कि अब साइनोवियल सेल मेम्ब्रेन भी यहाँ पर अब क्या होगा, अब यहाँ पे इन्फ्लाम हो जाएंगे इस एंटीबॉडी के कारण। क्योंकि एंटीबॉडी कौन है, स्ट्रेप्टोकोकस, साइनोवियल सेल, अब वह मेरे बॉडी का सेल है, दोनों एक जैसे मैच कर जाते हैं। तो मैच करने के बाद सेल मेम्ब्रेन करता क्या है ना, जो सेल को क्या करेगा ना कि सेल मेम्ब्रेन के साथ बाइंड कर जाता है एंटीबॉडी, है ना। एंटीबॉडी कौन है, स्ट्रेप्टोकोकस, सेल कौन है, मेरा बॉडी का सेल। और बाइंड करने के बाद ये प्रोटीन का कॉम्प्लेक्स कोट बन जाता है। और जैसे ही प्रोटीन का कोट बन गया, ऐसा बन गया कोट। अब कोट बनने से क्या हुआ कि कोई भी सब्सटेंस का आदान प्रदान बंद हो गया, सेल इनएक्टिव होने लगता है, मैक्रोफेज एक्टिव हो जाएगी और यहाँ पर हो जाएगा इन्फ्लामेशन, जिसको क्या कहते हैं, रूमेटिक अर्थराइटिस। आइए देखिए अब तीसरे नंबर पे क्या हो गया, पहले फीवर प्रोड्यूस किया, एरिथमा मार्जिनेटम प्रोड्यूस किया, अब प्रोड्यूस किया जॉइंट में इन्फ्लामेशन, इसको बोलते हैं रूमेटिक अर्थराइटिस। अब ये क्या करेगा, ये एंटीबॉडी यहाँ पर इन्फ्लामेशन कर रहा है और यह रूमेटिक अर्थराइटिस कुछ दिन तक रहता ही है। और अब क्या होगा, जिस ज्वाइंट पर अटैक करेगा उसके बाद उस ज्वाइंट पे कुछ दिन के बाद वहाँ से अब्सेंट हो जाएंगे।
दूसरे जॉइंट पे अटैक करेगा, फिर वहां पे अपसेट होगा, तीसरे जॉइंट पे अटैक करेगा। ऐसे करते करते वह पूरे बॉडी पे माइग्रेट करते रहेगा, एक जॉइंट टू अदर जॉइंट, एक जॉइंट टू अदर जॉइंट। तो अगला क्या करेगा ये माइग्रेटरी आर्थराइटिस, माइग्रेटरी पॉलीआर्थराइटिस। और देखिए माइग्रेटरी मतलब कि एक जॉइंट से दूसरे जॉइंट की तरफ ही अब शिफ्ट करते रहेगा ये। अब क्या होगा, अगली कहानी क्या होगा कि अब बैक्टीरिया अभी भी परसिस्ट करेगा, एंटीबॉडी का अमाउंट और बढ़ेगा। अब ये अटैक करेगा हार्ट सेल पर। सबसे पहले ये अटैक करेगा किस पे, अब यह अटैक करेगा सबसे पहले, अब यही पर कुछ में चलना था कि जॉइंट के साथ साथ ये पेशेंट को हार्ट का प्रॉब्लम चालू हो गया। हम पहले बोले थे, तो अब हार्ट पे अटैक करेगा सबसे पहले, पेरिकार्डियम पे प्रोड्यूस होगा पेरिकार्डाइटिस। पहले हो गया क्या पेरिकार्डाइटिस, पेरिकार्डियम लेयर में इंफ्लामेशन। अब जैसे पेरिकार्डाइटिस हुआ, पेरिकार्डाइटिस होते ही अब चेस्ट पेन होने लगा, पूरे चेस्ट, इसका जो चेस्ट पेन होता है पूरे चेस्ट में फैलता है, स्प्रेड करता है। अब क्या होगा आगे, पेरिकार्डाइटिस पे अटैक किया, अगला क्या करेगा बैक्टीरिया, एंटीबॉडी, एंटीबॉडी अब अगला अटैक करेगा मायोकार्डियम पे। अब मायोकार्डियम का जो सेल में सेम वैसे ही कि स्ट्रेप्टोकोकस का एंटीबॉडी का प्रोटीन और इसका सेल का प्रोटीन एक जैसा मैच कर जाता है। अब मायोकार्डियम पे अटैक किया, मायोकार्डाइटिस प्रोड्यूस किया, और मायोकार्डाइटिस आपके मालूम या डेंजरस आरएचडी में आता है ये, क्योंकि मायोकार्डियम आपका हार्ट का मेन लेयर होता है। इसी के कारण इसी में आपका कंडक्टिव सिस्टम है, इसी में कोरोनरी सिस्टम है। अब ये क्या होगा, इसी लेयर में अब इन्फ्लामेशन हो गया, और इसमें जब इन्फ्लामेशन होगा तो आप समझ गए हार्ट का फंक्शन तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, हार्ट में पेन होंगे, और यह चेस्ट पेन ऊपर की तरफ मूव करेगा मायोकार्डियम में। इसकी वजह से हार्ट का पंपिंग फंक्शन डिस्टर्ब हो जाएगा, कार्डियक आउटपुट लो हो जाएगा, बीपी लो हो जाएगी, क्योंकि मेन तो यही ना लेयर होता है हार्ट का। तो मायोकार्डियम में इन्फ्लामेशन हो गया, और इसके कारण अब हार्ट का फंक्शन डिस्टर्ब हो गया। तो नंबर 2 तो मायोकार्डाइटिस कर दिया। अब नंबर 3 में आता है इंडोकार्डियम में। अब यहाँ भी क्या करेगा, सेम एंटीबॉडी अटैक करेगा, यहाँ पे एंटीबॉडी अटैक कर करके और यहाँ प्रोड्यूस करेगा इंडोकार्डाइटिस। इंडोकार्डाइटिस इसको साबे के नाम से जानते हैं। साबे का मतलब सब एक्यूट बैक्टीरियल इंडोकार्डाइटिस। अब इंडोकार्डियम में इन्फ्लामेशन हो गया, अब इसके कारण पूरे मेडियास्टिनम के एरिया में दर्द हो रहा है, एनी टाइम कंटिन्यू पेन होगा, फीवर भी रहेगा साथ साथ। और एक साथ ये जैसे पेरिकार्डियम पे अटैक किया, मायोकार्डियम पे किया, और तीनों पे एक साथ करेगा तो क्या कहेंगे उसको, पैनकार्डाइटिस। पैनकार्डाइटिस यानी इसका क्या होगा, किस पे इफेक्ट करेगा, ये पूरे लेयर पे एक साथ इफेक्ट करता है, इसको बोलते हैं पैनकार्डाइटिस, है ना, तीनों लेयर पे इफेक्ट किया। अब चलिए एंटीबॉडी और बढ़ेगा बॉडी में, अगला अटैक करेगा किस पे, ये भाल्व पे। पहले सबसे कॉमनेस्ट भाल्व इसका कौन है, मिट्रल भाल्व, जो कि लेफ्ट हार्ट में होती है, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो भाल्व है मिट्रल भाल्व है। और मिट्रल भाल्व पे अटैक करेगा, ये मिट्रल भाल्व पे अटैक करके इसको भाल्व को क्या करेगा, इन्फ्लामेशन करेगा, इस पे भाल्व पे इन्फ्लामेशन, भाल्व को डिजनरेशन करेगा। अब भाल्व का एरिया जनरली डायस्टोल के समय 4 से 6 सेंटीमीटर स्क्वायर के होते हैं। अब भाल्व को जब इन्फ्लामेशन करेगा तो भाल्व क्या होगा, धीरे धीरे डिजनरेट होने लगेंगे। भाल्व बना होता है फाइब्रस टिश्यू का। अब इसका जो एरिया ओपनिंग, जो डायस्टोल के समय ये ओपनिंग होता है 4 से 6 सेंटीमीटर का, 4 सेंटीमीटर स्क्वायर का। अब ये भाल्व क्या हो जाएगा, धीरे धीरे नैरो होने लगेगा। इसको क्या बोलते हैं, मिट्टल स्टेनोसिस। तो मिट्टल स्टेनोसिस एरिया घट गया,
शुरू में 4 से 3 होगा तो माइल्ड स्टेनोसिस मेटल स्टेनोसिस, 3 से 2 मॉडरेट, 2 से 1 सीवियर, 1 से कम वेरी सीवियर। जैसे जैसे एंटीबॉडी का अमाउंट बढ़ते जाएगा मिट्टल भाल्व का एरिया धीरे धीरे घटते जाएगा। अब मिट्टल भाल्व जब स्टेनोसिस हो गया तो क्या होगा, अब इसका इफेक्ट क्या होगा मिट्टल भाल्व का। अब यहाँ पे लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड नहीं आएगा प्रॉपरली, ब्लड आगे जो सिस्टम में ब्लड जाइए नहीं करेगा, सिनकोप डेवलप करेगा, ब्रेन का फंक्शन डिमिनिश करेगा, बॉडी को वीकनेस आएगा, फैटिग होगी। जब ब्लड पंप नहीं करेगा तो बाहर निकल में नहीं करेगा। और इधर में क्या होगा, लेफ्ट एट्रियम में ब्लड का एक्युमुलेशन होगा, लेफ्ट एट्रियम हाइपरट्रोफी, लेफ्ट एट्रियम कंजेशन। और इसके साथ साथ ये जो लंग्स, यहाँ पे ब्लड तो लंग्स से आता है ना, लंग्स, वहाँ पे पल्मोनरी हाइपरटेंशन, अल्वेलाई में प्रेशर लगेगा, हेमाटाइटिस डेवलप करेगा। ये होगी आपको मिट्टल भाल्व स्टेनोसिस के कारण। कुछ दिन के बाद क्या होगा कि ये भाल्व की इलास्टिसिटी खराब हो जाएगी और ये भाल्व डायस्टोल के समय ये भाल्व ऊपर की तरफ चले जाएंगे, ऐसे हो जाएगी। इसको बोलते हैं मिट्टल भाल्व प्रोलैप्स। और जब प्रोलैप्स, जैसे प्रोलैप्स का मतलब जब जब ये वेंट्रिकल सिस्टोल होगा तब तब भाल्व ऊपर चला जाएगा, जब जब सिस्टोल है तब ऊपर चला जाएगा। अब क्या होगा, इसके कारण ब्लड नीचे से ऊपर चले जाएंगे। इसको क्या बोलते हैं, मिट्रल रिगर्जिटेशन। अब ब्लड ऊपर जाएगा तो इसमें भी ब्लड प्रॉपर बाहर नहीं निकलेगा। अब देखिए कितना भयंकर प्रॉब्लम हो गया आरएचडी में। ये हार्ट में कितने बर्बाद कर रहा है धीरे धीरे। अगला अटैक किस पे करेगा, ये एओर्टिक भाल्व पे। अब ऑर्टिक भाल्व ये भी वैसा ही होगा, इसमें भी रास्ता गड़बड़ा जाएंगे, रास्ता इसका पतला हो जाएगा, पाथ नैरो हो गया। अब पाथ नैरो हो गया तो फिर क्या होगा, अब सिस्टम में ब्लड नहीं जाएगा, फिर वही बात आ गया, सिनकोप डेवलप करेगा, बॉडी में बीपी घट जाएंगे। और साथ साथ लेफ्ट वेंट्रिकल में यहाँ पे कंजेशन होगा, ब्लड का एक्युमुलेशन होगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में का प्रेशर बढ़ जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड का एक्युमुलेशन होने से लेफ्ट वेंट्रिकल हाइपरट्रोफी हो जाएंगे। अब लेफ्ट वेंट्रिकल हाइपरट्रोफी हो गया, कार्डियोमेगाली मिलेगा। और ये भाल्व को ऊपर वाले ऊपर ये बैक जो होता है ना, इस पर प्रेशर क्रिएट करेगा। ये भी तो आपको मिट्टल भाल्व प्रोलैप्स में भाग लेता है। तो ऑर्टिक भाल्व स्टेनोसिस होगी। इसके बाद यह आपको ट्राइकस्पिड भाल्व को भी अटैक करता है और ट्राइकस्पिड स्टेनोसिस प्रोड्यूस करता है। ट्राइकस्पिड स्टेनोसिस, इसका भी एरिया उतना ही होता है, 4 से 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या होगा इसमें भी, यहाँ भी ब्लड जो होता है, राइट एट्रियम का ब्लड राइट वेंट्रिकल में नहीं आएगा तो क्या होगा, राइट एट्रियम हाइपरट्रोफी, राइट एट्रियम में ब्लड का एक्युमुलेशन होगा, इंफीरियर वेना कावा में एक्युमुलेशन होगा, तो आपको पैर में स्वेलिंग दिखाई देगा। देखिए ये कैसे हुआ, ये ट्राइकस्पिड भाल्व के काम नहीं करने से हुआ। इतना आपको हार्ट में ये परेशान कर देता है आरएचडी। यानी देख लेना, लेयर से लेके भाल्व तक सबको ये डैमेज करता है। ये आरएचडी में स्ट्रेप्टोकोकस का एंटीबॉडी। ये था आपका आरएचडी का आपका साइड इफेक्ट और प्लस क्लिनिकल फीचर, सिम्टम एंड साइन। अगर हम इसको अलग से हम अगर बात करें कि इसके अलावा बॉडी को और भी कहीं डैमेज करता है, देखिए इसके साथ साथ यह ब्रेन में बेसल गैंग्लिया है ना, बेसल गैंग्लिया जहां पर मोटर सेंटर है उस पर अटैक करता है एंटीबॉडी, और उसके बाद प्रोड्यूस करेगा कोरिया। कोरिया में क्या होता है कि चूंकि मोटर सेंटर वही है, तो जो भी हमारे बॉडी का वॉलंटरी ऑर्गन है उसमें इनवॉलंटरी मूवमेंट होने लगता है। अगला अटैक करेगा किडनी पे। किडनी पे कहाँ पे, नेफ्रॉन में ग्लोमेरुलर मेम्ब्रेन पर, जहां प्रोड्यूस करेगा ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। फिर उसके बाद ये अगला अटैक करेगा कोस्टल मसल्स पे, जहां प्रोड्यूस करेगा कोस्टल रूमेटिज्म। तो इतना आपको पूरे आरएचडी में इतना आपको हार्ट के साथ साथ दूसरे ऑर्गन पे भी अटैक करता है स्ट्रेप्टोकोकस एंटीबॉडी।
अब हम लोग बात करें कॉम्प्लिकेशन के लिए कि आरएचडी में कॉम्प्लिकेशन क्या होगा। हम आरएचडी का कॉम्प्लिकेशन, तो आरएचडी में कॉम्प्लिकेशन होगा कि इसका जो पहले तो कोरोनरी आर्टरी में भी आपको क्या होगा, डिजनरेशन होंगे, और हो सकता है कि कोरोनरी आर्टरी भी इसमें इन्फ्लाम हो सकते हैं। नंबर 2, कंडक्टिव सिस्टम इसके डैमेज कर जाते हैं, तो हार्ट ब्लॉक मिलेंगे आपको इसमें। इसके बाद भाल्व जो होता है कंप्लीटली स्टेनोसिस हो जाता है, भाल्व स्टेनोसिस है ना, माइटल भाल्व प्रोलैप्स। इसके बाद हार्ट फेल्योर, इसमें हार्ट फेल कर जाता है क्योंकि पंपिंग हो ही नहीं पाता है इसमें। तो ये था आपका इसका कॉम्प्लिकेशन आरएचडी का। हम बात करें आरएचडी में इन्वेस्टिगेशन क्या कराते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट इन्वेस्टिगेशन है आरएचडी के लिए एएसओ टाइटर, याद रखना होगा। ये एएसओ टाइटर है क्या, ये एएसओ टाइटर इसी का है। ये स्ट्रेप्टोकोकस एंटीबॉडी को पता लगाने को बोलते हैं एएसओ टाइटर। एएसओ टाइटर यह क्या है, एंटी स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ। एंटी स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ मतलब एंटी मतलब आ गया एंटीबॉडी, स्ट्रेप्टोलाइसिन वह आ गया आपका बैक्टीरिया, ओ जो हो गया उसका सेल वॉल पे जहाँ पे एम प्रोटीन होता है उसके जांच करने को बोलते हैं। जब एएसओ टाइटर कराइएगा आप बाय द वे आरएचडी में, तो आपको बढ़ा हुआ मिलेगा। कितना से बढ़ा मिलता है, तो एडल्ट में रहता है बिलो 200 आयु, और चाइल्ड में बिलो 125 आयु। ये जो है ना आपका, यह एएसओ का रेंज है, नॉर्मल रेंज है। नॉर्मल रेंज है कि यह 200 से कम अगर है, 200 से कम एडल्ट में रहता है और चिल्ड्रन में 125 से कम। लेकिन आरएचडी में इसका लेवल हाई रहेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद नंबर 2 पे हम करते हैं इकोकार्डियोग्राम। नंबर 2 होता है इकोकार्डियोग्राम। इकोकार्डियोग्राम में आपको क्लियर रिपोर्ट में रहेगा, जैसे पेरिकार्डाइटिस, मायोकार्डाइटिस, पेरिकार्डियल इफ्यूजन, इंडोकार्डाइटिस या माइटल स्टेनोसिस, ट्राइकस्पिड स्टेनोसिस, ऑर्टिक स्टेनोसिस, जो भी डिसऑर्डर होगा इसमें वह इकोकार्डियोग्राम में फाइंडिंग हो जाता है ना। इकोकार्डियोग्राम इसके लिए स्पेसिफिक इन्वेस्टिगेशन है, क्योंकि हम पढ़ाए थे आपको कि इकोकार्डियोग्राम से हम क्या देखते हैं, वाल को देखते हैं, भाल्व को देखते हैं, चेम्बर के वॉल्यूम को देखते हैं, ब्लड इजेक्शन को देखते हैं। क्योंकि याद रखना है इकोकार्डियोग्राम हम पढ़ाए थे, आप पिछले वीडियो में देख लीजिएगा, हम वीडियो में डाल दिए हैं इकोकार्डियोग्राम। उसमें आपको बताए होंगे आपको कि हम लोग इकोकार्डियोग्राम से क्या क्या देखते हैं, और आपको मालूम होगा आरएचडी में यह हार्ट के पूरे स्ट्रक्चर को चेंज कर देता है। आरएचडी हार्ट के स्ट्रक्चर को ही चेंज कर देता है, चाहे वो वॉल्यूम को चेंज कर रहा है या सेप्टम को चेंज कर रहा है। इसलिए इकोकार्डियोग्राम हम लोग करके देख लेते हैं, क्योंकि आरएचडी को जानने के लिए इकोकार्डियोग्राम मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो एएसओ टाइटर तो है ही, ये ब्लड से जांच करते हैं, एएसओ टाइटर ब्लड से जांच करते हैं, और इकोकार्डियोग्राम एक अल्ट्रासोनोग्राफी का टेक्निक है जिसमें हम लोग इसको पता लगा लेते हैं। और नंबर 3 में हम लोग कराते हैं ईसीजी। हालांकि ईसीजी से आरएचडी के बारे में बहुत ज़्यादा कंफर्म पता नहीं लगता है, लेकिन रूटीनली जांच तो है, वो भी करा के देखते हैं। तो ईसीजी में आपको क्या मिलेगा, आपको जितने भी वोल्टेज है ना सब डिमिनिश्ड मिलेंगे। जैसे नॉर्मल वोल्टेज होता है ना, देखिए ये आपको एट्रियम डिपोलाइज को बताता है, पी वेव, फिर क्यू, आर और एस, ये आपको वेंट्रिकल डिपोलाइज को बताता है, और यहाँ पर टी वेव होता है, ये वेंट्रिकल डिपोलाइज को बताता है। तो अब ये तो हो गया कि नॉर्मल ग्राफ मिलेगा आपको कि एट्रियम डिपोलाइज, उसके बाद वेंट्रिकल डिपोलाइज, इसके बाद वेंट्रिकल डिपोलाइज, पी क्यू आर एस टी, ये वेव होता है ना, ये तो इंडिकेट करते हैं एट्रियम वेंट्रिकल के फंक्शन को इंडिकेट करते हैं। अब इसमें क्या होगा, आपको आरएचडी में क्या होगा कि वोल्टेज कम मिलेगा आपको,
पी पे भी डिमिनिश कर जाएंगे, उसके आर पे भी डिक्रीज कर जाएगी, एसटी सेगमेंट आपको छोटा हो जाएंगे या डिप्रेस कर जाएगा, और टी पे भी आपका डिमिनिश वोल्टेज हो जाएगी। यानी इस तरह से ग्राफ जो है ना आपको मिलेगा आपको। और साथ साथ अगर हम उसका ब्लड प्रेशर देखेंगे तो वो भी आपको डिक्रीज मिलेगा, पल्स रेट देखते हैं वो भी डिक्रीज मिलेगी। अब हम लोग आगे बात करते हैं इसका। अच्छा, अदर डिजॉर्डर्स के लिए मान लीजिए रूटीन एग्जामिनेशन यूरिन करा के देख लेते हैं। किस लिए देख लेते हैं? तो अगर वह किडनी पे इफेक्ट हुआ होगा तो प्रोटीन मिलेगा। ब्रेन में हम लोग एमआरआई करा के देख सकते हैं। तो ये सब जो है आपको अलग अलग तरह के आप जांच करके देख सकते हैं। लेकिन आरएचडी के लिए स्पेसिफिक एएसओ टाइटर, इकोकार्डियोग्राम और ईसीजी करा के मिल रहा है। इसके बाद अगला हम लोग थ्रोट का कल्चर करा के देख सकते हैं। कल्चर सेंसिटिविटी ऑफ थ्रोट, इसमें आपको स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया मिलेगा, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया ग्रोथ मिलेगा। अब बात करते हैं मैनेजमेंट। हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहला जब बार बार अगर इन्फ्लुएंजा का अटैक हो रहा है तो उसको ट्रीटमेंट करेंगे। वार्म वाटर अप्लाई कर बोलते हैं पीने के लिए, ठंडा पानी से बचने के लिए बात करते हैं उसे हम, और प्लस गर्म पानी से गरगलिंग कराते हैं उस पेशेंट को। और इसमें हम लोग जो मेडिसिन करते हैं, एलोपैथ में तो सिर्फ एक मेडिसिन आता है, पेनिसिलिन ग्रुप की दवा आती है, उसे टैबलेट या इंजेक्शन आता है। लेकिन होम्योपैथिक में इसकी बहुत अच्छी दवा है, स्ट्रेप्टोकोक्सिनम, बहुत अच्छी दवा है। उसके साथ हम लोग डिजिटलिस देते हैं, कैक्टस जी देते हैं, लैकेसिस भी चलाते हैं, लिडम पाल भी देते हैं। लेकिन याद रखिएगा, ये दवा का सिलेक्शन हम लोग अपने से नहीं करते हैं, फिजिशियन के से मिल करके दवा करते हैं। पोटेंसी और मेडिसिन सिलेक्शन या डिजीज सिविरिटी और कॉन्स्टिट्यूशन पे डिपेंड करता है। ये था आपका आरएचडी। बाकी बातें चलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।